मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स की इस वीडियो सीरीज के दौरान आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन अप्रोचेस के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है इसे पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। अच्छा, रिकमेंडेशन का मतलब तो आप समझते हैं कि हम जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आए हैं कि फर्टिलाइजर से की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, तो वहाँ फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन बताई जाती है फार्मर्स को कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशो क्या रखना है, तो ये कितना रखना पड़ेगा किसी क्रॉप के लिए पर हेक्टेयर, तो वो एक रिकमेंडेशन क्रिएट की जाती है। तो वो रिकमेंडेशन किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अप्रोचेस। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ने ज़रूरी हैं। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है बिल्ट अप एंड मेंटेनेंस, दूसरा कॉन्सेप्ट है कैटायन रेशो कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है सफिशिएंसी लेवल कॉन्सेप्ट। समझ आए? ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं बिल्ट अप एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या हो सकता है? बिल्डअप मतलब हम कुछ बनाना है और उसे बाद में मेंटेन करके रखना है। क्या बनाना है जरा सोचिए। तो बिल्डअप के अंदर हम बात कर रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाना। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाना मतलब हम फर्टिलाइजर इस तरह से रिकमेंड करें कि कोई पर्टिकुलर सॉइल जो है वो अच्छे से फर्टाइल कही जा सके। सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा बनाना मतलब हम उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सकें, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करा सकें, सॉइल की फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन सभी अच्छी हों से मतलब अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगी बात, लेकिन आप इस आइडिया को समझ सकते हैं कि बिल्डअप का मतलब ये है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं और बाद में उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो फर्टिलाइजर इस तरह से रिकमेंड किए जाएं कि सॉइल की फर्टिलिटी पहले बिल्डअप हो, अगर एकदम बंजर है तो बिल्डअप हो, और नहीं उसके ऊपर खेती होती आ रही है तो वो मेंटेनेंस रहे। उसमें मेंटेनेंस रहे का मतलब समझ रहे कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो इसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। समझ आ गया आपको? ओवर रिव्यू मिल गया। अब इसके अंदर एक मेन बात जो समझने लायक है वो ये है कि इट इम्प्लाइज दैट वट एवर मे बी द सॉइल्स न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, कि सॉइल किस तरह से न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, इसकी कैपेसिटी क्या है, वो भले ही जो कुछ भी है, अ क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट हैज टू बी अप्लाइड। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी न्यूट्रिएंट की हमें बाहर से अप्लाई करनी ही पड़ेगी। क्या है बात समझिए? अ क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट हैज टू बी अप्लाइड टू रिप्लेस दैट अमाउंट रिमूव्ड बाय द क्रॉप। कि कोई भी क्रॉप अगर हमने लगाई थी तो उस क्रॉप ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल जब कंप्लीट करी तो उस दौरान न्यूट्रिशन लिया है सॉइल में से, तो सॉइल में से न्यूट्रिशन लिया है तो वो न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर हटा है तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कहना है मतलब उस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा, यानी हमें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो अगली बार फिर से हमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम इस तरह से देंगे कि पहले चेक कर लें कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट पड़े हैं, राइट। और अगर पता होगा हमें कितने पड़े हैं तो उस हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसकी जो कमी हुई है उसे फुलफिल करते हैं। और मतलब कुल मिला के सॉइल को हट्टा कट्टा बनाए रखना है हमें। हट्टा कट्टा से मतलब क्या हुआ, अच्छे से न्यूट्रिएंट से रिच बनाए रखना है ताकि अगली जो क्रॉप है वो उसमें अच्छे से क्या कर सकेगी, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगी। तो वो कहने का मतलब ये हुआ रिमूव्ड बाय द क्रॉप, और इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर ईयर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से है कि हम फर्टिलाइजर इस तरह से रिकमेंड करें कि सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा लंबे आने वाले सालों तक क्या रहे, अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखे। तो फ्यूचर ईयर्स के लिए वो अप्रोच समझी जा सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कैटायन रेशो कॉन्सेप्ट। कैटायन रेशो कॉन्सेप्ट मतलब हमें कैटायन का पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया दिया गया है, एक पर्टिकुलर आइडिया दिया गया है कि अ सॉइल इज कंसिडर्ड एन आइडियल वन। मतलब एक सॉइल आइडियल होगी अगर उसके अंदर कैल्शियम 6.5% है, कैल्शियम कैटायंस Ca+2 आप समझते हैं, मैग्नीशियम 10% के कैटायंस हो उसमें, और पोटेशियम के कैटायन 5% हो, हाइड्रोजन के आयंस 20% हो। तो ये एक आइडियल रेंज बताई जाती है, इतना आइडियल परसेंटेज बताया जाता है कि अगर ये परसेंटेज सॉइल में है तो सॉइल को फर्टाइल समझा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट के बीच में अभी भी ये चीज़ विवाद के रूप में, और ये मतलब 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब कुछ जगह एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्रॉप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो कहने का मतलब इसको भी दिमाग में रखें कि ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन बुक्स में ये मैंशनड है तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि कैटायन रेशो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तीसरा है सफिशिएंसी लेवल कॉन्सेप्ट। देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट था बिल्डअप एंड मेंटेनेंस, वो फोकस था किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस्ड है किस पे, प्लांट्स के ऊपर।
सफिशिएंसी लेवल मतलब प्लांट को कितनी ज़रूरत है उतना फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन देनी चाहिए। वहाँ तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि सॉइल हट्टी कट्टी हो, वो बात तो सही है कि सॉइल भी हट्टी कट्टी होगी तभी तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम फ्यूचर ईयर्स के लिए लेके चल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम तक सॉइल फर्टाइल रहे। लेकिन यहाँ हम ये सोच के चल रहे हैं कि सफिशिएंसी लेवल यानी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल में कितना न्यूट्रिएंट चाहिएगा उसकी अगर सेपरेट बात करनी चाहें तो हम वो सफिशिएंसी लेवल में कर सकते हैं। यानी क्रॉप रिस्पॉन्स टू अप्लाइड न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। क्रॉप रिस्पॉन्स देखेंगे कि भाई इतना पर्टिकुलर हमने अब टेस्ट करने पड़ेंगे फर्टिलाइजर्स की जो अलग अलग हम प्लॉट पे समझ रहे हैं आप, मतलब फील्ड प्लॉट्स के ऊपर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखें कि कितना फर्टिलाइजर देने पर क्रॉप क्या रिस्पॉन्स दे रही है, कि कुछ फर्टिलाइजर के अमाउंट पे वो कमी दिखा रही है, डेफिशिएंसी शो कर रही है, तो हम उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी सफिशिएंसी लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड इन मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन प्रोसेस, जो अप्रोचेस होती हैं ज़्यादातर उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। फर्टिलाइजर आर अप्लाइड ओनली टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, कि फर्टिलाइजर्स सिर्फ इस नज़रिए से दिए जा रहे हैं कि क्रॉप सेटिस्फाइड रहे, राइट, और सॉइल की फर्टिलिटी पे फोकस नहीं है, क्योंकि वो तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कह दिया गया। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़े ज़रूरी होते हैं हमें पढ़ लेना, तो ये हमने जान ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कोशिश करते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लें। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें से पहली है ब्लैंकेट रिकमेंडेशन, दूसरा है सॉइल टेस्ट बेस्ड हम दे सकते हैं रिकमेंडेशन। सॉइल टेस्ट बेस्ड मतलब कि पर्टिकुलर कुछ अमाउंट बता दिया जाएगा कि नाइट्रोजन इतने से कम है तो डेफिशिएंसी है, और इस तरह से एक पर्टिकुलर चार्ट है वो समझ लेना पड़ेगा। तीसरा हम समझते हैं वहाँ एक STCR कॉन्सेप्ट, नाम तो सुना ही होगा। STCR का मतलब समझते हैं सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, उसे जान लेंगे। और फोर्थ वन विल बी DRIS, ड्रिस कॉन्सेप्ट, है ना, डायग्नोसिस से रिलेटेड जो होता है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम मैन्योर फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर की काफ़ी सारे ऑलरेडी टॉपिक्स कवर करते आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अप्रोचेस के बारे में। पहली अप्रोच जो है वो है ब्लैंकेट रिकमेंडेशन। ब्लैंकेट आप एक तरह से एनवायरनमेंट को याद कर लीजिए, एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशन जो दी जा रही है उसे हम ब्लैंकेट रिकमेंडेशन कह रहे हैं। पढ़ सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फर्टिलाइजर्स एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के अंदर हमने फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करके देखा है और उसके एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे हैं किस तरह से क्रॉप रिस्पॉन्स दे पा रही हैं वहाँ पे। तो उस बिहाफ पे जो रिकमेंडेशंस रेडी की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, रिसर्च स्टेशंस के ऊपर हमने ऐसा सब कुछ किया है और वहाँ पे रिकमेंडेशंस तैयार किए, तो वो फार्मर्स को बताई जा सकती है एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए, है ना। तो उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए हम उसे ब्लैंकेट रिकमेंडेशन कह सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए हमने कहा है कि फर्टिलाइजर डोजेज आर रिकमेंडेड फॉर ईच एनवायरनमेंट। हर जगह का जहाँ क्लाइमेट जैसा है, पर्टिकुलर वहाँ का मॉइस्चर टेम्परेचर जैसा है, उसके भी आप पे हम फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं, तो उसे ब्लैंकेट रिकमेंडेशन कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड है सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन, मतलब सॉइल की टेस्टिंग करना। सॉइल की टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप भी जानते हैं सॉइल के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ निकालना होता है। तो उसमें ये हम NPK और ऑर्गेनिक कार्बन, OC मतलब ऑर्गेनिक कार्बन है, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा सकती हैं। तो ये 4 चीज़ों का अगर हम हिसाब रख लें सॉइल टेस्टिंग से ये निकाल के लाएँ, हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन अगर हमारा 280 kg पर हेक्टेयर, ये kg पर हेक्टेयर है, 280 kg पर हेक्टेयर से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे लॉ कंसिडर किया जाता है। तो इस चार्ट को आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 280 से कम है तो उसे लॉ कंसिडर कहते हैं। फास्फोरस 10 kg पर हेक्टेयर से कम आ रहा है तो उसे लॉ माना जाता है। 118 से कम है तो पोटेशियम कम है, और 0.5 से कम है तो उसे ऑर्गेनिक कार्बन को लॉ कंडीशन में कहेंगे। तो हम देख रहे थे, हम कह रहे हैं कि स्टेट फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशंस आती हैं, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी जाती है, वो कोई कहीं ना कहीं मीडियम रेंज के लिए बताई जाती है। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीडियम रेंज की बताई जाती है। अगर हमारे सॉइल टेस्ट में लो वाली वैल्यूज आ रही हैं समझ रहे हैं आप, समझिए इस चीज़ को, अगर हमारे सॉइल टेस्टिंग के अंदर लो वैल्यूज आ रही हैं तो हम 25% ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे ताकि वो मीडियम रेंज का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके। कहाँ तक, किसमें, हम कह रहे हैं सॉइल के अंदर। समझिए इस बात को, मैंने कहा अगर लॉ कंसिडर हो रही है हमारी सॉइल टेस्टिंग के दौरान, तब हम उसमें 25% ज़्यादा रिकमेंडेशन है। अब किससे 25% ज़्यादा, किससे मैं कह रहा हूँ, स्टेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो होती है, स्टेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो भी आई है उसमें 25% बढ़ोतरी करके हम अपनी फसल में फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे ताकि वो मीडियम रेंज का न्यूट्रिएंट पहुंच सके। और अगर हाई कंसिडर्ड है हमारा सॉइल टेस्टिंग, पता चला कि हम कह रहे हैं हाई है हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स, तो हम 25% कम
क्या देंगे, फर्टिलाइजर सप्लाई करेंगे। तो ये 50% वाली लाइन, ये जो क्राइटेरिया है इसे भी याद रखिएगा। तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मतलब दो अप्रोचेस पढ़ ली, एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन, दूसरा सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा आपसे, फॉर श्योर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ जो भी लिखा हो अच्छे से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में याद कर लीजिएगा। वो है STCR और साथ में DRIS। नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने हो तो अच्छे से अभी सुन लें भी और अच्छे से याद भी कर लें। ओके, चलिए बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स और दूसरा है डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, इन दोनों फुल फॉर्म को याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है, STCR स्टैंड्स फॉर, DRIS स्टैंड्स फॉर, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि इन्हें किसने डेवलप किया है ना, कौन से साइंटिस्ट के नाम पे इन्हें याद रखते हैं हम, तो बाय B रामामूर्ति। रामामूर्ति जो है उन्होंने STCR कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें, या STCR अप्रोच की बात कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन की जो अप्रोच है कह रहे हैं B रामामूर्ति ने दी है, अच्छे से याद रखें। एक और साइंटिस्ट का नाम ड्रिस के लिए जो याद रखना है वो क्या है, वो है बियोफिल्स, है ना, बियोफिल्स बोल लीजिए, बियोफिल्स, जैसा आपको प्रोनाउंस करना हो आप समझिए, लेकिन याद जरूर रखना कि इन्होंने 1973 में ये ड्रिस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा। इन दोनों साइंटिस्ट को प्लीज़ दिमाग में रख लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब होते क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसा कि नाम में समझ आ रहा है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, कि हम सॉइल टेस्ट करेंगे, सॉइल के अंदर टेस्ट करेंगे। सॉइल में पर्टिकुलर सॉइल के अंदर हम देख सकते हैं प्लॉट्स बना सकते हैं, अलग अलग फील्ड के प्लॉट बना सकते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं कि किसी खेत के अंदर, किसी प्लॉट के अंदर हमने फर्टिलाइज़र कम दिया है या नहीं दिया है बिल्कुल भी, दूसरे में ज़्यादा दिया है, तीसरे में बहुत सही दिया है, मतलब NPK का पर्टिकुलर रेशो सेट करते हुए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट से क्या क्रॉप ने रिस्पॉन्स दिए हैं उसके बिहाफ पे हमने कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन रेडी करी है, तो उसे हम एक सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स कह सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल टेस्ट वैल्यूज़ और सॉइल की टेस्ट वैल्यूज़ पे क्या आई है, मतलब हमने एक तरह से चेक कर लिया कि सॉइल में क्या क्या कमियां हैं, मतलब सॉइल में कितना कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो वो चेक कर लिया, सॉइल की टेस्ट वैल्यूज़ देख ली, एंड क्रॉप रिस्पॉन्स, और उसके बिहाफ पे हमने फर्टिलाइजर दिया तो सॉइल मतलब तो क्रॉप ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो क्रॉप रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ कैलिब्रेशन फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। और इस तरह से जब अगर हमें आइडियली पता होगा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि भाई कोई क्रॉप कितने फर्टिलाइजर पे कैसा रिस्पॉन्स देती है, तो वो एक आइडियल हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, जो कि आगे हम देख सकते हैं फार्मर्स को बताया जा सके। तो इसलिए हम कह रहे हैं कैलिब्रेशन फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग, तो ये एक तरह से सॉइल टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। टू ऑब्टेन अ बेसिस फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर टारगेटेड ईल्ड्स, कोई पर्टिकुलर ईल्ड अगर हमारे पास टारगेटेड है कि हमें इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी जा सकती है इसके अंदर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये जो बॉक्स बना रखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन टारगेटेड ईल्ड्स, इस तरह से नाम भी आता है इसका STCR का। STCR का क्या दूसरा नाम याद रख सकते हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन टारगेटेड यील्ड्स। ठीक है, और साथ में इसके दूसरे और नाम भी बताए गए हैं कि इसे रैशनलाइज्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, रैशनलाइज्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, साथ में इसे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी कहा जाता है। तो इन दोनों नामों को भी साइड में लिख लेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे। और डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, दिस कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्लांट के ऊपर बेस्ड है कि हम प्लांट टिश्यूज वगैरह जो है उनका एनालिसिस करते हुए चलें। ये तो सॉइल के ऊपर बेस्ड है, तो ये प्लांट के ऊपर बेस्ड है कि प्लांट सैंपल्स आर एनालिसिस्ड फॉर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड दे आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियोज। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देख लिए, उसके रेशियोज बता लिए, पता कर लिए कितना इतना है, अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या रेशियो है, NP और K का क्या रेशियो है, उसके बिहाफ पे वही पता चल गया कि पौधे में इतनी चीज़ है, मतलब पौधे में न्यूट्रिएंट इतना है, उसके बिहाफ पे अगर हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे, ड्रिस कॉन्सेप्ट कहेंगे। यानी डायग्नोसिस किया, उसके बाद रिकमेंडेशन दिया है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम इसलिए कह सकते हैं कि भाई अलग अलग तरह के अप्रोचेस हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि किस तरह से देना है, केमिकल फर्टिलाइजर भी देने हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी देने हैं, और बायोलॉजिकली भी सॉइल की हेल्थ मेंटेन करनी है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, तो इसे शायद इसलिए हमने इसे इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कहा है। सुटेबल रेशियोज ऑफ न्यूट्रिएंट आर एस्टेब्लिश्ड फॉर हायर यील्ड्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड प्लांट सैंपल्स, तो प्लांट सैंपल्स को एनालिसिस करते हुए उसके बिहाफ पे हमने रिकमेंडेशन दी है। और दिस इज जनरली सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, इस लाइन को जरूर याद रखिए जो रेड कलर से लिखी है मैंने, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो उसे याद रखें कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे कि शुगर केन कह सकते हैं, तो उन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए ये
अच्छी है। भाई हमने अगर हम क्रॉप के ऊपर ऑन फील्ड जाके पता कर रहे हैं कि क्रॉप में इतनी कमी आ रही है, इतना होना चाहिए, इतना नहीं है न्यूट्रिएंट, तो उस कमी को पूरा करेंगे हम बाद में। तो ये तो ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होनी चाहिए क्रॉप की ना, वरना छोटी सी क्रॉप अगर ड्यूरेशन छोटी होगी तो कब तो एनालिसिस करेंगे और कब हम उसमें अप्लाई करेंगे, है ना। तो इस रूप में याद रख सकते हैं कि यही, इसलिए हम कहते हैं कि एक तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। आई होप ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अप्रोचेस का, वो आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। देखिए मैं 100% गारंटी तो नहीं लूँगा कि यहाँ जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो 100% आपको समझ आया होगा, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। लेकिन आप खुद इस टॉपिक को खोदिएगा, मतलब थोड़ा बुक्स में और पढ़िएगा, थोड़ा अपने टीचर्स से कंसल्ट करिएगा, तो ये चीज़ें और आपको समझ आएंगी। मैं जितना समझा सकता था मैंने कोशिश करी, मैंने आपको यहाँ बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में इस वीडियो का जो भी कंटेंट है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ में नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, वो है SSNM। उसका लिंक सामने आपके आ ही जाएगा अभी जस्ट, तो आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। उसका लिंक जल्दी आपके सामने आ ही जाएगा स्क्रीन पे, आप प्लीज़ उसे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और साथ में इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।